हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस सरदार नगर अहमदाबाद। आज मैं आपके FY BCom के लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये FY BCom का फर्स्ट लेक्चर है। सो नाउ फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम अमर भाटिया है। मेरा क्वालिफ़िकेशन MCom B.Ed है। मैं जो आपके सब्जेक्ट्स लूँगा वो है जनरल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट एंड स्टैटिस्टिक्स। गुजरात यूनिवर्सिटी में ये तीनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। ये जो मैं लेक्चर्स लूँगा वो गुजरात यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स होंगे। नाउ सबसे पहले मैं आपको बुक्स बता दूं कि मैं कौन से बुक्स यूज़ करने वाला हूं। तो ये देखिए, जो आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं जनरल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट एंड स्टैटिस्टिक्स, उसमें मैं आपको सुधीर प्रकाशन के जो बुक्स हैं गुजरात यूनिवर्सिटी के, उसमें से सम्स करवाऊंगा। सो आज मैं आपका स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूं और इस स्टैटिस्टिक के बुक में हो सकता है अलग अलग एडिशंस आए हुए हों, तो सम या क्वेश्चंस आगे पीछे होंगे। तो मैं जब भी सम स्टार्ट करूंगा आपको पहले क्वेश्चन कैमरा में दिखा दूंगा। नाउ सेमेस्टर 1 FY BCom के सेमेस्टर 1 का ये इंडेक्स देखिए। यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स हैं, इस सब्जेक्ट में जो चैप्टर्स हैं वो 5 चैप्टर्स हैं। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लीनियर कोरिलेशन। नाउ लीनियर कोरिलेशन आप 12th में भी कर आए हो। पहले हम लीनियर कोरिलेशन की मीनिंग समझेंगे कि लीनियर कोरिलेशन की मीनिंग क्या होगी। 12th में आपने किया है, हो सकता है कुछ CBSE के स्टूडेंट्स होंगे तो उन्होंने नहीं किया होगा, क्योंकि CBSE स्टूडेंट को 12th में स्टैटिस्टिक्स नहीं होता है। गुजरात बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्लियर होगा। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन। नाउ ये जो वर्ड है को रिलेशन, इसे आपको ऐसे रीड करना है, को एंड रिलेशन। नाउ को रिलेशन क्या होता है? सो द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स is known as correlation. The relation between two variables is known as correlation. Now relation क्या होता है? Relation में कुछ पॉजिटिव रिलेशंस होते हैं, कुछ नेगेटिव रिलेशंस होते हैं। हम एक एक करके पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा हाइट का, हाइट एंड वेट। नाउ हाइट एंड वेट का एक दूसरे के साथ को रिलेशन है, को रिलेशन, ठीक है। कौन सा कोरिलेशन है वो समझेंगे। सपोज कीजिए कि हम किसी प्ले ग्रुप के स्कूल में जा रहे हैं या प्ले ग्रुप के किसी जगह विजिट कर रहे हैं। नाउ प्ले ग्रुप में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का जो एज होता है अप्रॉक्स 3 इयर्स के आसपास होता है। उनकी हाइट कितनी होती है? हाइट के अकॉर्डिंग उनका वेट होता है। 3 इयर्स की एज होगी, हाइट उनकी कितनी होगी आपको पता है, और उनका वेट कितना होगा। अब उसके बाद हम 5th स्टैंडर्ड में जाते हैं, 5th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट। तो 5th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स में क्या हुआ होगा? हाइट प्ले ग्रुप के कंपेयर में ज़्यादा होगी। अब हाइट ज़्यादा होगी तो उनका वेट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। अग्री करते हो आप कि प्ले ग्रुप के स्टूडेंट से 5th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले स्टूडेंट की हाइट ज़्यादा होगी और उसका वेट भी ज़्यादा होगा। मीन्स हाइट बढ़ेगी तो वेट भी बढ़ेगा। ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, हाइट एंड वेट दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा, सपोज कीजिए अब हम 5th स्टैंडर्ड के बाद 10th स्टैंडर्ड की क्लास में जा रहे हैं। तो 5th के कंपेयर में 10th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की हाइट और ज़्यादा होगी और उनका वेट भी ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर हाइट इंक्रीज हो रही है तो वेट भी इंक्रीज हो रहा है।
सो हाइट एंड वेट का एक दूसरे के साथ कोरिलेशन है, ठीक है, इसे कहते हैं कोरिलेशन। नाउ नेक्स्ट मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स का भी एक दूसरे के साथ कोरिलेशन है। कौन सा कोरिलेशन है? अगर इनकम इंक्रीज होती है तो एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होते हैं। वो कैसे, समझिए। हमारी सोसाइटी में मिडिल क्लास लोग भी रहते हैं, पुअर भी रहते हैं और रिच एंड सुपर रिच भी रहते हैं। अब समझो कोई मिडिल क्लास फैमिली है जिसकी इनकम है 30,000, तो हो सकता है उनका एक्सपेंडिचर 25,000 हो। ये एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है। और अगर कोई पुअर फैमिली है जिनकी इनकम 10,000 है तो उनका एक्सपेंस 9,000 हो सकता है। तो इसे कहते हैं इनकम और एक्सपेंस एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हैं। अब सपोज कीजिए जो मिडिल क्लास फैमिली है उनकी इनकम 30,000 में से इंक्रीज हो गई, उनकी इनकम 30,000 में से इंक्रीज हो गई, अब उनकी इनकम 1 लाख हो चुकी है, तो क्या आज भी उनका एक्सपेंडिचर 25,000 ही होगा? नहीं होता ऐसा। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे एक्सपेंसेस अपने आप बढ़ते हैं। सो अब इनका एक्सपेंडिचर हो सकता है कि 25,000 से इंक्रीज होकर 50, 60 या 80,000 हो गया होगा। सो कहने का मतलब जब इनकम 10,000 थी, एक्सपेंस 9,000 थे, इनके एक्सपेंडिचर्स लिमिट में होते थे, नॉर्मल फ़ोन यूज़ करते थे। इनकम 30 हो गई तो एक्सपेंस 25,000 हो गए। अब पर्सनल व्हीकल है, 2 व्हीलर बाय कर लिया इन्होंने, कोई अच्छा सा फ़ोन ले लिया है। अब इनकम 1 लाख हो गई तो अब 2 व्हीलर नहीं चलेगा, 4 व्हीलर चाहिए। फ़ोन में आईफोन परचेज करेंगे तो एक्सपेंडिचर्स अपने आप इंक्रीज होते जाएंगे। सो सेकंड पॉइंट हमने सीखी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है उस रिलेशन को हम कोरिलेशन बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट इज सेल एंड प्रॉफिट। सेल एंड प्रॉफिट। अब आप मुझे बताइए सेल एंड प्रॉफिट का एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशन होगा? बिजनेस में जब भी सेल इंक्रीज होता है प्रॉफिट इंक्रीज होगा, और अगर सेल डिक्रीज होगा तो प्रॉफिट डिक्रीज होगा। यानी दोनों चीज़ें एक ही साइड मूव कर रही हैं। इसे कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर हाइट इंक्रीज तो वेट इंक्रीज, इनकम इंक्रीज तो एक्सपेंस इंक्रीज, सेल इंक्रीज सो प्रॉफिट इंक्रीज। अब एक और पॉइंट देखते हैं जिसे नेगेटिव कोरिलेशन कहेंगे, जो है प्राइस एंड डिमांड। प्राइस एंड डिमांड। अब यहाँ पर आप समझना क्या है, ये आप 11th और 12th में बहुत अच्छे से सीख कर आए हो कि प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होगी। ऑपोजिट रिएक्शन आ रहा है। यहाँ क्या हो रहा था, हाइट इंक्रीज हो रहा है तो वेट भी इंक्रीज हो रहा है, मीन्स दोनों साइड पॉजिटिव है। यहाँ पर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड डिक्रीज हो रहा है। और अगर इसका उल्टा हुआ कि प्राइस डिक्रीज हो गई तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। नाउ इस रिलेशन को नेगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं। नेगेटिव कोरिलेशन क्यों बोलेंगे? क्योंकि प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज, सो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन। सो ये है मीनिंग ऑफ कोरिलेशन। आगे हम इसमें मेथड्स भी देखेंगे और सम्स भी देखेंगे। सो होपफुली आपको कोरिलेशन की मीनिंग समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम इसमें मेथड्स देख लें। तो आपने जो 12th में मेथड किए हैं, 3 मेथड किए हैं, वो तीनों तो हैं, एक और एक्स्ट्रा इसमें मेथड है दैट इज
फोर्थ मेथड। अब आप अपनी नोटबुक में एक हेडिंग दे दो चैप्टर का लीनियर कोरिलेशन और फिर नीचे मेथड्स लिखोगे, मेथड्स। तो सबसे पहले आप हेडिंग दे दो लीनियर कोरिलेशन, नाउ मेथड लिखो। तो मेथड कितने हैं? तो 4 मेथड हैं। नाउ चारों मेथड आप लिखो। अगर आपने बुक ले लिए हैं तो पेज नंबर 3 पर दिया हुआ है आपको, और अगर आपने बुक नहीं लिया है तो ये रहा आपके सामने मेथड लिखे हुए हैं। चारों मेथड लिखे हुए हैं, आप यहाँ से नोट डाउन कर लो। फर्स्ट मेथड इज स्कैटर डायग्राम मेथड, सेकंड कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, थर्ड स्पीयरमैन्स मेथड ऑफ रैंक कोरिलेशन एंड फोर्थ इंट्रा क्लास कोरिलेशन। इन चारों मेथड में से फर्स्ट 3 मेथड्स आपके 12th स्टैंडर्ड में गुजरात बोर्ड में किए हुए हैं। सीबीएसई वालों के लिए चारों ही नए मेथड होंगे। गुजरात बोर्ड के लिए फर्स्ट 3 मेथड आप कर आए हो, फोर्थ मेथड आपके लिए न्यू होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर आपने बुक ले लिया है तो पेज नंबर 3 से ये मेथड नोट कर लो, और अगर नहीं लिया है तो यहाँ से नोट कर लो। ओके, नाउ अब मैं आपको इन मेथड की फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट मेथड है कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, स्कैटर डायग्राम मेथड के लिए ग्राफ की ज़रूरत होगी, वो हम लास्ट में सीखेंगे। सबसे लास्ट में मैं आपको स्कैटर डायग्राम मेथड करवाऊंगा, और सबसे पहले जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो है कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। नाउ आप ऊपर हेडिंग दे दो कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, एंड देन अब मैं इसकी फॉर्मूला आपको लिखवा रहा हूँ। कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड हेडिंग दे दो और उसकी मैं फॉर्मूला आपको लिखवा रहा हूँ। फॉर्मूला लिखने के बाद, कार्ल पियर्सन्स की फॉर्मूला लिखने के बाद आप अपनी नोटबुक में कम से कम 5 पेजेस छोड़ देंगे, 5 पेजेस छोड़ देंगे, क्योंकि बाकी के मेथड्स जब आएंगे मैं उनकी फॉर्मूला आपको लिखवाऊंगा। पेजेस छोड़े हुए होंगे तो आप आगे फॉर्मूला में जो भी मैं नोट डाउन करवाऊंगा वो अलग लिखोगे, एंड 5 पेजेस छोड़ने के बाद आप सम स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स? सो नाउ कार्ल पियर्सन्स, ऊपर हेडिंग तो फॉर्मूला कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। नाउ कार्ल पियर्सन्स में लॉन्ग सम एंड शॉर्ट सम्स होते हैं। पहले मैं आपको लॉन्ग सम की फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, फिर लॉन्ग सम्स के सम्स करवाऊँगा, लॉन्ग सम करवाऊँगा, और देन शॉर्ट सम्स की फॉर्मूला लिखवा कर शॉर्ट सम्स करवाऊँगा। सो सबसे पहली फॉर्मूला, नाउ सबसे पहली फॉर्मूला लिखने से पहले आपको यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखना है। कौन सा स्टेटमेंट लिखना है? तो स्टेटमेंट लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए नोटबुक में, when x bar and y bar are, when x bar and y bar are integers, इंटीजर्स की मीनिंग क्या होती है कि जब भी x बार और y बार इंटीजर होंगे, इंटीजर का मतलब है कि कोई भी एक परफेक्ट नंबर आएगा, जैसे 15, 8, 65, 92, 528, कोई भी परफेक्ट नंबर आए, पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए, डेसिमल नहीं आने चाहिए। अगर यही आंसर ऐसा आ रहा है 15.28 या 25, तो ये परफेक्ट इंटीजर नहीं है। या ऐसा हो रहा हो कि 8.20 पॉइंट में आंसर आ गया तो इंटीजर नहीं है। सो फर्स्ट, व्हेन x बार एंड y बार आर इंटीजर, हमें फॉर्मूला कौन सी यूज़ करनी है, वो फॉर्मूला डिसाइड होगा कि हमारा x बार एंड y बार क्या आ रहा है। अगर x बार y बार इंटीजर आ रहा है तो फॉर्मूला अलग होगी, और x बार एंड y बार इंटीजर नहीं आ रहा है तो फॉर्मूला अलग हो जाएगी।
तो फर्स्ट मैं आपको समझा रहा हूँ व्हेन x बार एंड y बार आर इंटीजर, तो फॉर्मूला क्या होगी, नाउ लिखेंगे r, जो कोरिलेशन है उसे r से रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं। r इज इक्वल्स टू सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर। ये आपकी फॉर्मूला होगी व्हेन x बार एंड y बार आर इंटीजर्स। तो यहाँ पर आप इस वीडियो को रोक कर कुछ भी आपको नोट डाउन करना हो, वीडियो को पॉज करके पहले इतना आप नोट डाउन करोगे। सो ये है फर्स्ट फॉर्मूला व्हेन x बार एंड y बार आर इंटीजर्स। तो नोट डाउन कर लीजिए, व्हेन x बार एंड y बार आर इंटीजर्स, तो हम ये फॉर्मूला लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट सेकेंड फॉर्मूला, होपफुली रिकॉर्ड हो गया होगा आपका। नाउ सेकेंड फॉर्मूला, अब यहाँ पर क्या होगा, सेकेंड फॉर्मूला आप लिखिए, मैं आपको स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ। नाउ सेकेंड फॉर्मूला का स्टेटमेंट लिखिए, व्हेन x बार एंड y बार आर नॉट इंटीजर्स, स्टेटमेंट लिखिए, व्हेन x बार एंड y बार आर नॉट इंटीजर्स, comma, and the values of x and y are easily countable, the values of x and y are easily countable, तो फॉर्मूला होगी r is equals to n sigma xy minus sigma x sigma y डिवाइड बाय रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर इंटू रूट एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। ये होगी फॉर्मूला व्हेन x bar and y bar are not perfect integers and the values of x and y are easily countable। easily countable values कौन सी होंगी, जिनका आप easily स्क्वायर कर सकते हो। जैसे मैं आपको पूछूं 8 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलोगे 8 का स्क्वायर 64। मैं आपसे पूछूं 20 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलोगे 400। सो यहाँ पर अगर आपको 30 या 30 से कम नंबर होंगे तो आप इजीली स्क्वायर काउंट कर सकते हो। बाकी आपको कैलकुलेटर अलाउड है, आप कैलसी से तो किसी भी नंबर का इजीली स्क्वायर कर सकते हो। 12 CBSE में कैलसी अलाउड नहीं था आपको, लेकिन अब FY BCom में आप CBSE से हो या गुजरात बोर्ड से हो, आपको कैलकुलेटर अलाउड है, एग्ज़ाम में भी आप यूज़ कर पाओगे। ठीक है, गुजरात बोर्ड वाले तो 11th-12th में भी यूज़ करते हैं, CBSE वालों को अभी FY BCom में अलाउड है। सो 30 तक अगर नंबर हो तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें हम इजीली स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये था सेकंड फॉर्मूला। कब यूज़ करेंगे, फिर से बता रहा हूँ, व्हेन x बार एंड y बार आर नॉट परफेक्ट इंटीजर्स, कॉमा, एंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y आर इजीली काउंटेबल। पॉइंट में नहीं होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, 30 के अंदर नंबर होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हाँ, 30 के अंदर ऐसा नहीं होगा कि 8.25 हो तो इसका स्क्वायर जो होगा वो इजीली काउंटेबल नहीं होगा। मीन्स नंबर 30 के अंदर होना चाहिए और परफेक्ट नंबर होना चाहिए, तभी हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नाउ थर्ड पॉइंट, अब यहाँ पर आप थर्ड लिखोगे। थर्ड, अब थर्ड का पहले स्टेटमेंट लिख लो। व्हेन, थर्ड का स्टेटमेंट लिखोगे, व्हेन x बार एंड y बार आर नॉट परफेक्ट इंटीजर्स, व्हेन
x bar and y bar are not perfect integers, comma, and the values of x and y, the values of x and y are too big or too small, too big और too small। नाउ टू बिग नंबर्स कौन से होते हैं? जैसे अगर आपको बोले कोई 170 का स्क्वायर करो तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। अगर आपको कोई बोले 350 का स्क्वायर करो तो नंबर बहुत बड़ा होगा। अगर आपको कोई बोल रहा है 4200 का स्क्वायर करो, देखो करके देखो कैलकुलेटर पर, तो टू बिग नंबर हो जाएंगे। 30 के बाद के जो नंबर्स होंगे उनके जो स्क्वायर्स होंगे वो टू बिग हो जाएंगे। एंड टू स्मॉल नंबर्स कौन से होंगे? टू स्मॉल नंबर्स जैसे 1.2 का स्क्वायर करना, 8.35 का स्क्वायर करना या 0.25 का स्क्वायर करना, इन नंबर्स को टू स्मॉल नंबर कहा जाता है। तो जब भी टू बिग या टू स्मॉल नंबर्स होंगे तो वहाँ पर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कौन सी फॉर्मूला यूज़ करेंगे? तो वो कार्ल पियर्सन मेथड की थर्ड फार्मूला है, R इज इक्वल्स टू एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी डिवाइड बाय रूट एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर इंटू रूट एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करोगे जब आपको नंबर्स टू बिग या टू स्मॉल दिए हुए होंगे। तो मैं फिर से बता रहा हूँ ये फॉर्मूला कब यूज़ करनी है। तो स्टेटमेंट देखिए, व्हेन x bar and y bar are not perfect integers, comma, and the values of x and y are too big or too small, too big या too small numbers होंगे तो हम ये थर्ड फार्मूला यूज़ करेंगे। ये कार्ल पियर्सन के लॉन्ग सम में यूज़ होने वाली फार्मूला है। गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स लास्ट ईयर बहुत अच्छे से कर आए हैं, उन्हें बहुत इजी लगने वाला है ये चैप्टर। सीबीएसई वालों को भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए न्यू ज़रूर है लेकिन हार्ड नहीं है। इजीली आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद कर लेनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज मैंने ये आपका FY बीकॉम का फर्स्ट लेक्चर लिया, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन दिया, चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया, चैप्टर की मीनिंग समझाई, जो लीनियर कोरिलेशन वर्ड है उसकी मीनिंग समझाई। इस चैप्टर में कितने मेथड हैं वो मेथड मैंने आपको बताए, 4 मेथड हैं टोटल, और उन चारों मेथड में से मैंने सबसे पहले आपका कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड स्टार्ट किया है। इस मेथड को बहुत सारे टीचर्स कार्ल पियर्सन मेथड इतना भी बोलते हैं, कुछ से प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड भी बोलते हैं, और कुछ पूरा स्टेटमेंट यूज़ करते हैं कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। सबकी मीनिंग एक ही होगी। कार्ल पियर्सन ने ये सारे फार्मूलाज दिए थे। ये फार्मूला लॉन्ग सम में यूज़ होंगे, शॉर्ट सम के फार्मूला अलग होंगे। अब आप इतनी फार्मूला नोट डाउन कर लो, फार्मूला लर्न कर लो आज। फार्मूला के बाद आपको 5 पेजेस छोड़ देने हैं, क्योंकि दूसरे मेथड भी आएंगे, उनकी फार्मूला भी आएगी, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड के सम। तो ये लेक्चर मैं यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। ये लेक्चर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो भी FY बीकॉम में हैं, और अगर आपको इस लेक्चर में कुछ भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल दी हुई है, आप उस कॉन्टैक्ट डिटेल पर मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपके डाउट सॉल्व करूँगा। मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूँगा और वहाँ पर आपके डाउट्स भी सॉल्व होंगे और क्वेरीज भी सॉल्व होंगे। सो दैट्स इट फ्रेंड, वीडियो पूरा कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।